सभी को गुड इवनिंग और राम राम। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है करंट का टॉपिक है। वैसे तो करंट के टॉपिक में आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, अभी जो तनाव चल रहा है, मणिपुर हिंसा की आग में जलता मणिपुर और शर्मसार होती मानवता, इसके बारे में कई वीडियो भी आ रहे हैं। मणिपुर में हिंसा स्टार्ट क्यों हुई, क्या कारण है और इतनी लंबी क्यों खिंच रही है? क्योंकि मणिपुर में हिंसा का पहला केस हुआ था, वो हुआ था 3 मई को। मई को मणिपुर में पहला केस होता है और उसके पीछे की भूमिका हमें समझनी होगी कि मणिपुर में हिंसा हो क्यों रही है। इसके पीछे का तात्कालिक कारण है और पीछे के जैसे 1857 की क्रांति में हम पढ़ते हैं तो उसका तात्कालिक कारण था जिंदा कारतूसों की जो घटना थी वो था तात्कालिक कारण। इसका एक तात्कालिक कारण होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है मई में और मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला आता है और मणिपुर हाई कोर्ट 29 मई तक एक डेडलाइन देकर राज्य सरकार को एक आदेश देता है, राज्य सरकार को एक निर्देश देता है और वो निर्देश हम आगे बात करेंगे। जिस निर्देश के प्रतिक्रिया में जो कुकी, मणिपुर की कुकी और नग्गा जनजातियां, ये वहाँ की जनजातियां हैं जो मुख्य रूप से ये हैं। इसके अलावा भी कम से कम 30 अन्य जनजातियां हैं। इन्होंने क्या कर दिया, इसके विरोध में एक बिगुल फूंक रखा है और इसकी वजह से ये समुदाय और इसके विपक्ष में आ रखा है एक दो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं। एक आ गया मैतेई समुदाय और इनके विपक्ष में है कुकी और नग्गा समुदाय। ये है पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले और मैतेई जो समुदाय ये है घाटी क्षेत्र में रहने वाला। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसके मैप में। ये देखो, ये है मणिपुर का मैप। मणिपुर के मैप में हम देखेंगे तो मणिपुर में ये जो बीच वाला एरिया है ये सारा है घाटी एरिया। घाटी एरिया मतलब हम घाटी एरिया को मान सकते हैं प्लेन एरिया। मैंने आपको बताया था घाटी क्या होती है, पहाड़ियों के बीच का एक क्षेत्र जिसमें क्या होती है, बसावट होती है गाँवों की। क्या होती है? गाँवों की बसावट होती है। तो इस क्षेत्र में जो मणिपुर का जो मैतेई आबादी है, जो मैतेई समुदाय है, वो इस क्षेत्र में रहता है। बाकी ये जो क्षेत्र है, ये जो चारों तरफ का क्षेत्र है, ये है पहाड़ी क्षेत्र। ये है पहाड़ी क्षेत्र और इसके अलावा ये है घाटी क्षेत्र। अब देखो, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं इसमें आदिवासी जनजातियां। पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं जिसमें प्रमुख जातियां हैं, एक तो नग्गा या नागा कहीं आपको लिखे हुए मिलेगा, एक है कुकी जनजाति, एक है चीरू जनजाति। ये मुख्य जातियां हैं। इसके अलावा कुल हम देखें तो 30 से अधिक जनजातियां मणिपुर में निवास करती हैं। इसके अलावा ये जो घाटी क्षेत्र है इसमें निवास करती है मैतेई जनजाति। मैतेई जाति है अभी तो, और इसके जनजाति बनने पर ही अभी जब वो संघर्ष स्टार्ट हुआ है कि जाति से जनजाति बनने पर सारा संग्राम शुरू हो रखा है। मैतेई एक समुदाय है जो वहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब जनसंख्या का आंकड़ा बताते हैं, मैतेई समुदाय बता रहा है कि हमारी जनसंख्या 52% हो गई है। बाकी इसका आंकड़ा बताता है कि इनकी जनसंख्या 64% है। ये एक अभी विवाद का है क्योंकि ये अपनी जनसंख्या कम बताने का इनका कारण है। इनका कारण ये है कि हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। अब इसकी भूमिका बांध रहा हूं, ये घट रही है, ये कम बताने का कारण अभी पता लगेगा। अब होता क्या है, सुप्रीम ये जो मणिपुर का हाई कोर्ट है, मणिपुर के हाई कोर्ट में
मणिपुर के हाई कोर्ट में मेतई समुदाय एक याचिका डालता है। मेतई समुदाय का एक संगठन है, वो एक याचिका डालता है और उस याचिका में ये कहता है कि हमें जनजाति का दर्जा दिया जाए, अर्थात जनजाति का मतलब हो गया एसटी, हमें एसटी कैटेगरी में डाला जाए। इसके पीछे का कारण वो बताते हैं कि हम जब 1949 में जब हमारी रियासत अर्थात मणिपुर का भारत संघ में विलय हुआ था, तब तक हमारा जनजाति के रूप में अस्तित्व था। लेकिन 1949 के बाद से हमारा जनजाति के रूप में अस्तित्व क्या होता गया है, खत्म होता गया है। जो अन्य पहाड़ी जनजातियां हैं वो ज्यादा लाभ ले रही है और हमारी जनसंख्या भी क्या हो रही है, घट रही है। तो हमें वापस हमारी जनजाति को या हमारी जाति को संरक्षित करने के लिए हमें क्या दिए, एसटी का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में गए। मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया और मणिपुर हाईकोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट को वहां पे अभी मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, मणिपुर में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को मणिपुर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो मेतई जनजाति है इसको वहां पे अनुसूचित जनजाति में अर्थात एसटी कैटेगरी में शामिल करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजें। एक प्रकार से निर्देश टाइप का ही हो गया कि आप मेतई समुदाय को एसटी कोटा प्रदान करने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं वो कदम उठाइए। अब केंद्र सरकार को भेजने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि जो एसटी और एससी का कैटेगरी में और ओबीसी, इनके कैटेगरी में एसटी देने के लिए, एससी देने के लिए, जो कोटा देने के लिए जो पावर है वो होती है राष्ट्रपति के पास। कोई भी राज्य होता है, अगर उस राज्य में कोई ऐसी जाति है जिसको हमें जनजाति में शामिल करना है या फिर उसको अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करना है या फिर उसको एससी में शामिल करना है, तो उसके लिए वो राज्य सरकार अर्थात राज्यपाल सिफारिश भेजेगा। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सिफारिश भेजेगा तो राष्ट्रपति आर्टिकल कौन से के तहत, आर्टिकल 342 के तहत, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 342 में किसी भी जनजाति को या एसटी समुदाय में, एससी समुदाय में और ओबीसी में शामिल करने की प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? 342 में ये आर्टिकल। तो बात हमने समझी, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में मणिपुर की घनी आबादी, यहीं पे क्या है, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल, केंद्र में। ठीक है, तो मणिपुर का जो 60 से 70% पॉपुलेशन है वो इसी क्षेत्र में है, केंद्रीय भाग में। और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवास करने वाली जो जाति है वो है मेतई जाति। अब मेतई जाति जो इस क्षेत्र में रहते हैं पूरे आदिवासी लोग अर्थात एसटी वर्ड, तो मेतई भी बोल रहे हैं कि हमें भी एसटी का दर्जा दे दो। तो क्या हुआ, ये निर्देश मणिपुर हाईकोर्ट ने दिया और मणिपुर हाईकोर्ट के देते ही जो अन्य आदिवासी लोग थे, ये जो एक्चुअल में आदिवासी मानते हैं अपने आप को, उन्होंने एक मार्च निकाला विरोध में कि हम मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करेंगे क्योंकि जो मेतई जनजाति है, अब मेतई जनजाति के एसटी में शामिल करने के कोई पुख्ता आधार नहीं है। हमारे पास क्या है, हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं, प्रतिनिधित्व भी मेतई का है, खूब है, जनप्रतिनिधित्व है। सीएम है, अभी सीएम है वो भी क्या है, मेतई समुदाय से है। तो सीएम भी मेतई समुदाय से हैं और मेतई समुदाय बाहुल्य क्षेत्र है। जो मणिपुर में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 60% बताते हैं कि मेतई है, बाकी क्या है, अन्य जनजातियां हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे धर्म की बात करें तो धर्म में यहाँ पे हिंदू बहुल क्षेत्र है। पूरा मणिपुर में सबसे ज्यादा है हिंदू। हिंदू के बाद 2 नंबर पे आते हैं कुकी, ये सॉरी ईसाई, और ईसाई के बाद 3 नंबर पे आते हैं मुस्लिम। अब जो हिंदुओं का क्षेत्र है ये क्षेत्र रह गया, क्योंकि जो मेतई है वो पूरा क्या है, मेतई जो समुदाय है वो पूरा हिंदू समुदाय।
और जो पहाड़ी क्षेत्र में जो रह रहे हैं इनमें क्या है, बहुत से लोग जो नग्गा जनजाति है, जैसे नग्गा और कुकी और भी अन्य जनजातियां, इन्होंने क्या है, ईसाई धर्म ज्यादा है। जो ईसाई धर्म, जो कुकी और जो नग्गा जनजाति हैं, ये ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। बाकी हिंदू धर्म है उससे बिलोंग करते हैं मैतेई ज्यादा से ज्यादा। हालांकि इनमें भी हिंदू हैं, लेकिन हिंदू बाहुल्य क्षेत्र कौन सा हो गया, ये, और ये हो गया कौन सा, ईसाई और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। ये है वहां की जियोग्राफी। उसके अलावा म्यांमार की सीमा लगती है, ये यहाँ पे दिख रहा है हमें, लगभग 350 से 400 के बीच, 350 से 400 किलोमीटर। ये जो है ये क्या लग रही है, म्यांमार की सीमा लगती है। इधर यहाँ पे ऊपर नागालैंड है, यहाँ पे असम आ गया, यहाँ पे मिजोरम आ गया, ये क्षेत्र इससे सीमा लग रही है। अब देखो आगे हम देखते हैं मैतेई समुदाय की तरफ। भाई मणिपुर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, और मैतेई समुदाय किस लिए ये फैसला, जो आज 2023 में ये जो फैसला आया है, इसकी भूमिका कहां से बनना स्टार्ट हुई है? क्या ये अचानक ही आ गया? नहीं। और क्या ये जो हिंसा हुई है, ये हिंसा होने का तात्कालिक कारण तो ये मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला है, मान सकते हैं, लेकिन इसके पीछे के अन्य बहुत से कारण हैं। उन कारणों की हम देखें तो मैतेई समुदाय अपने तर्क देता है कि मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति एक बनाई। किसने? मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति बनाई मैतेई समुदाय ने। ये वो समिति है जो सारा संघर्ष कर रही है मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए, और ये मांग चल रही है 2012 से। 2012 के बाद से ये ज्यादा एक्टिव हुए हैं कि हमें क्या करें, मैतेई समुदाय को क्या दें, कौन सी जाति का दर्जा दें, एसटी का। फिलहाल ये एससी और ओबीसी का फायदा उठा रहे हैं। फिलहाल ये कौन से में है, एससी और ओबीसी में ऑलरेडी हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं कि हमें एसटी समुदाय में शामिल करें। हाईकोर्ट ने भी केंद्र को ये बोल दिया। इनका संघर्ष चल रहा है 2012 से, और 2012 के बाद अभी इन्होंने क्या किया, हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। इसके बाद मणिपुर हाईकोर्ट के सामने अब मैतेई समुदाय की याचिका गई। मैंने आपको पूरा बता दिया है। मैतेई जनजाति संघ ने, ये जो मैतेई जनजाति संघ है, ये याचिका डाले, ये याचिका लेकर गया था कहां पे, मणिपुर हाईकोर्ट में, कि हमें क्या दो, एसटी का दर्जा प्रदान करो। मणिपुर में जनजातियों के बीच एक जनजाति, ये देखो, ये सबसे मेन है। मणिपुर में जो मैतेई समुदाय है वो इस चीज की मांग कर रहा है, मणिपुर में जनजातियों के बीच एक जनजाति। भाई मैंने आपको एक चीज बताया कि मणिपुर में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो चारों तरफ का क्षेत्र बताया, ये चारों तरफ क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ियों में क्या होती है, पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, कम रहती है? जितेंद्र, पहाड़ियों में पॉपुलेशन क्या होती है, कम रहती है। और जो मैदानी इलाका होता है वहां पे क्या होती है, या जो घाटी क्षेत्र है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। तो इस क्षेत्र में ज्यादा पॉपुलेशन है, बाकी पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, सारे आदिवासी हैं। आदिवासी हमें पता है पहले भी क्या रहते थे, जंगलों में ही रहते थे। अपना निवास स्थान वो किसको मांगते हैं, जंगल को ही मानते हैं। तो मणिपुर में मैतेई समुदाय ये बोल रहा है कि हमें मणिपुर में जनजातियों के बीच एक जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। जनजातियों के बीच जनजाति का मतलब ये हुआ कि चारों तरफ तो जनजातियां ऑलरेडी हैं, कम से कम 30 से जनजातियां, लेकिन हमें भी उन जनजातियों की श्रेणी में शामिल कर दिया जाए, और इन जनजातियों के बीच एक जनजाति कौन सी शामिल कर ली जाए, मैतेई। इस प्रकार क्या हुआ, मणिपुर में जनजातियों के बीच एक जनजाति की मांग इनकी बार बार दोहराई जा रही है 2012 से। कब से, 2012 से। अब देखो ये आया, यहाँ पे एक संस्था है, केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ये हमेशा मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर किसी को एससी, एसटी और ओबीसी, ये पावर दोनों, दो चीज है हमारे पास, एक होता है केंद्र और एक होता है राज्य। दोनों को ये पावर दे रखी है कि वो किसी भी समुदाय को या किसी भी जाति को इन वर्गों में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो ऑफिशियल, जो एक बोलिया करा कि
ठप्पो जो लागेगो मोर्ज की लागेगी, बाकी की लागेगी राष्ट्रपति की लागेगी। अगर किसी भी राज्य को अगर SC ST OBC में किसी भी जाति या समुदाय को शामिल करना है तो वो राज्यपाल के द्वारा वो फाइल है किसको भिजवाएगा, केंद्र सरकार से सिफारिश करेगा। केंद्र सरकार से सिफारिश करने का मतलब है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति आर्टिकल 342 का प्रयोग करते हुए उस जाति या जनजाति को उसमें शामिल करेगा। ठीक है, आर्टिकल 342 के तहत। और ये केंद्रीय जनजातियों का मंत्रालय यही फैसला करता है कि हमें इन जनजाति को, इस जाति को जनजाति का दर्जा देना है, SC का दर्जा देना है, ST का दर्जा देना है या OBC का दर्जा देना है। तो इस मंत्रालय को सिफारिश भेजने के लिए बोला है किसने, मणिपुर हाईकोर्ट ने किसको, मणिपुर की राज्य सरकार को, कि आप अपनी सिफारिश इस मंत्रालय को भेजिए, अर्थात केंद्र सरकार को भेजिए और मैतेई समुदाय को ST का दर्जा दीजिए। 1949 के बाद से हमारे समुदाय ने जनजातीय पहचान खो दी है, ऐसा कहना है मैतेई समुदाय का। इसके बाद क्या हुआ, ये सारी भूमिका बनने के बाद क्या हुआ, मणिपुर का आदेश आया। मणिपुर के आदेश के बाद जो कुकी जनजातियां, जितनी भी जनजातियां समुदाय है, उन जनजातियों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि जो जनजाति है ही नहीं उसको जनजाति का स्टेटस आप कैसे दे सकते हैं। अर्थात जो मैतेई समुदाय है, मैतेई समुदाय तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा पावर में अभी वहां पे जो मैतेई समुदाय है सबसे ज्यादा विधायक किसके हैं, मैतेई समुदाय के, क्योंकि वहां पे 60 में से 40 विधानसभा क्षेत्र हैं। वो कौन से क्षेत्र में है, घाटी क्षेत्र में है। वहां पे 40 विधानसभा हैं, विधानसभा की सीट 40 में से जो 60 हैं, 60 में से 40 हैं। 40 तो जो केंद्रीय भाग मैंने आपको बताया जो घाटी क्षेत्र वहीं की हैं। बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र है, कितना एरिया है, उसमें से टोटल कितनी रह गई उसमें के लिए 20। तो भाई जगह का 40 विधायक हैं ऑलरेडी, विधानसभा का जगह की तूती बोल रहे, प्रशासन में ऊपर तक पहुंच रहे हैं, हर जगह बाकी के हैं, जनसंख्या के आधार पर भी बेसू ज्यादा ही। ठीक है, सरकार में भी बाकी भूमिका की है 80% तक है। उसके बावजूद उनको के लिए ST का दर्जा क्यों चाहिए, ऐसा बोलना है किसका, अन्य आदिवासी समूह जो ST का दर्जा फिलहाल जो ग्रहण कर रखा है उनका विरोध करके ये बोलना है कि इनको ST का दर्जा किस आधार पे दिया जाना चाहिए। भाई ST का दर्जा देने का आधार एक ही होता है कि भाई पिछड़ापन, पिछड़े तो ये है नहीं कहीं से भी। ये उनका तर्क है, किनका, जो अन्य आदिवासी, जो विपक्ष का तर्क अभी आपको बताता हूं। जो आदिवासी समुदाय है वो क्या बोल रहे हैं, वो देखो, वो बोल रहे हैं जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मैतेई समुदाय का बोलबाला है। अर्थात जनसंख्या में भी मैतेई समुदाय कितना है, 50 से 60% के बीच है। कहीं कहीं पे डाटा अभी बता रहे हैं, मैतेई समुदाय बता रहे हैं कि हमारी जनसंख्या तो 52% ही रह गई है। हमारी जनसंख्या पहले थी 64%, अभी रह गई है 52%। तो हमें संरक्षण की जरूरत है। जबकि ये बोल रहे हैं कि आपकी जनसंख्या मणिपुर में खूब ज्यादा है, अर्थात 50 से 60% के बीच जनसंख्या आपकी है। इसके अलावा आप जो सत्ता है, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, अर्थात जो सरकार है, उसमें भी आपका प्रतिनिधित्व लगभग 80% दिखता है। हर जगह आपका प्रतिनिधित्व है, तो आपको आरक्षण किस लिए चाहिए। और दूसरी बात, आप फिलहाल SC और OBC इसका क्या कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं ऑलरेडी। तो आप ST में आ जाएंगे तो फिर OBC SC के लिए बचेगा कौन मणिपुर में। भाई मणिपुर में लगभग जनजाति है। मणिपुर जो क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से, वहां पे जो निवास करती जनसंख्या है उसमें से 30 तो वहां पे जनजातियां हैं। 30 की भी जो आबादी है, लगभग आबादी वहां पे 70 से 80% क्या है, आदिवासियों की है। अगर इनको मैतेई को भी मिला लें तो वहां पे सबको ST का आरक्षण दे देंगे तो बचेगा कौन, OBC और जनरल में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सभी क्या हो जाएंगे, सभी नौकरी लग जाएंगे। फिर तो आप भी बड़े चलाना। देखो 60, दूसरा पॉइंट है इनका आदिवासियों का, कि भाई 60 में से 40 विधानसभा क्षेत्र घाटी क्षेत्र में है, मतलब मैतेई समुदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर इनको आरक्षण किस लिए चाहिए, पहले से ही SC और OBC के तहत वर्गीकृत है, पहले से ही उन्नत समुदाय है। उन्नत समुदाय का मतलब हो गया कि इनकी इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल और भी देख ले, पॉलिटिकल
सारी जो ताकतें हैं हर प्रकार से ये क्या है, उन्नत है। कौन सा? मैतेई समुदाय। तो इनको आरक्षण की जरूरत कहां पड़ गई? ये हुआ दोनों के तर्क। कौन से समुदाय के? आदिवासी समुदाय के और मैतेई समुदाय के। और मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला किसके समर्थन में आया है? किसके समर्थन में आया? मैतेई समुदाय के समर्थन में कि इनको आरक्षण दिया जाए। अब इसके विरोध, यहां से शुरू होती है लड़ाई। इन्होंने याचिका डाली, याचिकाकर्ता ने तर्क मैंने आपको बता दिए। अब देखो इसके पीछे के कारण, देखो आप कहां से। भाई तात्कालिक कारण मैंने आपको मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला बता दिया, इसके पीछे के अन्य कारण देखो। एक इसमें कारण है 2022 में मणिपुर के सरकार ने 2022 में मणिपुर की सरकार ने एक आदेश पारित किया था। उस आदेश में यह कहा था कि जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में इलीगल क्षेत्र को या फिर जो अवैध कब्जा जिन भी आदिवासी समूहों ने, जिन भी आदिवासी जातियों ने या जिन भी लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो अवैध कब्जा सारा हम क्या करेंगे, जबरदस्ती छुड़वाएंगे या अवैध कब्जा जो भी है वो छोड़ दें। ठीक है, इसका आदिवासी समुदाय विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय यहीं से क्या है, थोड़े आक्रामक होने शुरू हो गए हैं कि हमारी क्या है, जल जंगल और जमीन, जल जंगल और जमीन, इन पे किन का अधिकार है? आदिवासियों का ऐसा मानना है कि जल जंगल और जमीन, हमारे पास तो ये तीन ही चीज हैं, इसके अलावा तो हम कुछ मांग ही नहीं रहे और इस पे भी हमारा अधिकार है। उसको क्या कर रही है सरकार? हमें बेदखल करना चाहती है, इनका ऐसा मानना है। बाकी सरकार ने ये कहा है कि आपका जो अवैध कब्जा है, जो अवैध रूप से हथियाई हुई जमीन है, उसको हम छुड़ाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, ये एक कारण हो गया। उसके बाद छोटी मोटी घटनाएं, वहां पे देखो एथनिक समूह है, वहां पे संघर्ष का जो अभी जो मेन संघर्ष हुआ है वो जातीय संघर्ष हुआ है, एथनिक, इसको बोलते हैं हिंदी में जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष कैसे बोले हैं इसको? भाई जातीय संघर्ष, एक जाति है इधर है, कौन सी? मैतेई जाति मान लो या समुदाय मान लो, और एक जनजाति है इधर आदिवासी, या आदिवासियों में कौन से आ गए? आदिवासियों में कुकी आ गए और नग्गा या नागा आ गए। ठीक है, इन दोनों के आपस में लड़ाई है। तो इनको क्या, जो अभी मणिपुर में जो चल रहा है उसको आप एथनिक हिंसा बोलेंगे या जातीय हिंसा बोलेंगे। कौन सी? जातीय हिंसा है, दो जातियां आपस में लड़ रही हैं, कौन सी? मैतेई और इधर आदिवासी समुदाय। ठीक है, ये बोल रहे हैं इन्हें आरक्षण एसटी में शामिल मत करो, और मैतेई बोल रहा है कि हमें एसटी में शामिल करो, और ये बोल रहे हैं कि इनको भी एसटी में शामिल कर लिया तो हम एसटी वाले हैं, हमारा अधिकार क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। इसी के चलते ये क्या हो गए, इन्होंने एक रैली निकाली मणिपुर के आदेश के खिलाफ, और उस रैली में क्या हुआ? उस रैली में इन्होंने हिंसा भड़क गई। जो कुकी और जो नागा समुदाय था, इन्होंने एक रैली निकाली मणिपुर के हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में, और वहां पे हिंसा भड़कती है। फिर क्या करते हैं, मैतेई तो कुकी वालों को मारते हैं और कुकी वाले मैतेई वालों को मारते हैं। ये घटना है कब की? शुरुआत है 3 मई से। ठीक है, 3 मई के बाद एक अभी वीडियो खूब वायरल हुआ है, अभी लेटेस्ट, 1-2 महिलाएं हैं, वहां टोटल 5 आदमी हैं वो जिनके साथ ये हो रहा है। 5 में से एक बच्चा है, एक उन जो महिलाएं हैं उनका भाई है, एक उनका बाप है, उनमें 2 महिलाएं हैं। उनको क्या कर रहा है? नग्न करके, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ रेप भी किया गया है, उनने जो भी किया है, मतलब जो किया गया है वो बहुत ही गलत हुआ है उनके साथ। ठीक है, और वो वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन वो वीडियो वायरल होने में देखो कितना समय लगा है। वो घटना अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में ये बताया गया कि ये घटना है 4 मई की, 4 मई की। और जो हिंसा भड़कनी शुरू हो गई थी वो कब से शुरू हो गई थी? कब से? 3 मई से। 3 मई से हिंसा भड़क गई थी दोनों समुदायों में। 4 मई को क्या किया? 4 मई को मैतेई समुदाय वालों ने, जो कुकी समुदाय की महिलाएं थी, इनके साथ क्या किया? आपस में इनके साथ रेप किया, इनको नग्न अवस्था में घुमाया गया, जो कि एक बहुत ही गलत कदम है। विश्व में भी हमारी छवि इससे खूब खराब हुई है। प्रधानमंत्री जी को आके इसके लिए स्टेटमेंट देना पड़ा है कि जो भी इनके लिए दोषी हैं
उनके खिलाफ उचित कार्रवाई और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मणिपुर हाईकोर्ट का आदेश, ये मैंने आपको सारा बता दिया। आदिवासी समूह द्वारा विरोध किया जा रहा है। अभी तक हिंसा अभी भी क्या है, अपने पीक पे। इस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए एक तो लगी हुई है असम राइफल और दूसरा लगा हुआ है आर्मी या बोल दो सेना। इनकी काफ़ी टुकड़ियां वहाँ पे मणिपुर में भेजी गई है कि आप वहाँ पे शांति स्थापित कीजिए। दोनों समुदायों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो जातीय संघर्ष चल रहा है, उनको क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए। और इस घटना में देखो क्या क्या हुआ है अभी तक। इसका हम परिणाम देखें तो कम से कम 150 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है, जो ऑफिशियल डाटा है। लगभग 1000 से 1500 हथियार लूटे गए हैं। इसके अलावा घायलों की संख्या अभी तक कोई 5000 बता रहा है और किसी न्यूज़पेपर में 6000 आ रही है। मतलब कुल मिला के देखा जाए, इसके अलावा हम अगर ये तो देखें जान माल का नुकसान, ये तो जान का हो गया। अब बचा माल। माल में आपको पता है कि हर चीज़ को आग लगी हुई है। आपको मैंने पिक्चर दिखाई है पीछे। हर क्षेत्र में क्या है, आग लगी हुई है। जहाँ मर्जी है वहाँ पे आग लगा रहे हैं। आग भड़क रखी है हर जगह पे। जहाँ भी दंगा होता है तो दंगा में आग लगना एक सबसे पहला काम है। दंगा होने का मतलब है आग लगा दो। तो आगजनी की घटनाएं होने से क्या होती हैं, जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी खराब हो रही है भाई। अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है मणिपुर में। तो कुल मिला के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों चारों प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। इसलिए इस संकट को क्या है, अभी केंद्र सरकार ने क्या ले लिया, एक केंद्र में ले लिया है कि इस संकट का समाधान जल्दी ही करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। ये तो हुई बात है हिंसा की। अब हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं आई हैं। एक याचिका तो आई है कि पहली याचिका कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का आदेश, जो मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने का आदेश जो वहां के हाईकोर्ट ने दिया है, वो क्या है, अमान्य है। ऐसी याचिका लेकर कहाँ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इसको क्या किया जाए, अवैध घोषित किया जाए, जो वहां के हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। दूसरी याचिका है वहां के जो हिंसा हुई है उसकी रोकथाम और उससे प्रभावित, और उसके लिए केंद्र सरकार से क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन अभी कैसी है, इस पे आप रिपोर्ट दीजिए। तो रिपोर्ट कौन देगा केंद्र की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल। कौन देगा, सॉलिसिटर जनरल रिपोर्ट सौंपेगा कि केंद्र का क्या है, क्या रवैया है। केंद्र ने अभी तक मणिपुर में जो घटना हो रहा है उस घटना को रोकने के लिए क्या किया। तो 2 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पे सख्त रुख अपनाते हुए एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी राज्य के हाईकोर्ट को, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट को यह पावर नहीं है कि वो किसी भी जनजाति या जाति को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का आदेश दे सके राज्य सरकार को। इसके लिए जो मणिपुर हाईकोर्ट को है, मणिपुर हाईकोर्ट के लिए एक सख्त टिप्पणी मान लो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस प्रकार की टिप्पणी आई है तो ये मामला किस साइड में जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लग चुकी हैं। एक याचिका लगी है मैतेई समुदाय के आरक्षण देने के विरोध में या एसटी का दर्जा देने के विरोध में। दूसरी याचिका लगी है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन कैसी है। लॉ एंड ऑर्डर वाली तो रिपोर्ट देगा केंद्र, और ये जो सुनवाई होगी संवैधानिक ढांचा देखकर कि भाई संविधान क्या बोलता है। और संविधान का पहला प्रावधान ये बोलता है कि कोई भी हाईकोर्ट आदेश नहीं दे सकता राज्य सरकार को कि आप इस जाति को एसटी का दर्जा दीजिए या इस जाति को एससी का दर्जा दीजिए या इस जाति को ओबीसी का दर्जा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये अभी मामला
पेंडिंग में है, बाकी हिंसा की घटनाएं अब अंडर कंट्रोल में है। हिंसा की घटनाएं अब भी हो रही हैं लेकिन अब कुछ कंट्रोल में है। इसके बाद मणिपुर के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी देखें कि मणिपुर कैसा इलाका है। अगस्त 1949 में मणिपुर रियासत का भारत में विलय हुआ था, क्योंकि हमें पता है कि भारत में पहले रियासतों का अस्तित्व था, रियासतें थी, कहीं बोलते हैं 565 के लगभग बताई जाती है। इन रियासतों का एकीकरण हुआ, इन रियासतों को एकीकरण करके इनको भारत संघ में मिलाया गया और इसमें मणिपुर मिला था भारत में 1949 में। इसके बाद 1972 में ये भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। ठीक है, और यही पॉइंट बोलता है कि हमने जब से क्या है भारत में विलय का घोषणा की है, या हम जब से भारत में विलय हुए हैं तब से हमारा जो क्या है हमारी जाति पे क्या है खतरा आ गया है, क्योंकि हम पहले आदिवासी थे, अब हमारा जो विलय के बाद हमारा आदिवासी का दर्जा क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। किससे? मैतेई समुदाय से। लगभग 30, जिसमें जातियां देखें मेइतेई, कुकई, नागा, केराव, चीरू, अनल आदि, इस प्रकार कम से कम 30 वहाँ पे जनजातियों निवास करती हैं। हिंदू बहुल राज्य है, मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, हिंदुओं के बाद ईसाई हैं, ईसाई के बाद मुस्लिम हैं। मणिपुर को भारत का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भारत का? स्विट्जरलैंड। मणिपुर इतना अच्छा इलाका है, वहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन है, भौगोलिक कंडीशन के अलावा वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत के अलावा वहाँ पे जो शांति है, वहाँ पे सीमा लगती है म्यांमार से, लेकिन फिर भी वह इलाका कुल मिला के शांत है, जातीय संघर्ष को हम छोड़ दें तो। इसके अलावा वहाँ पे रियासत थी तो रियासतों का तो इतिहास आपको पता ही है, किले काले सब कुछ होते हैं। तो इसकी जो नेचुरल कंडीशन है ना, वहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी वजह से वहाँ पर जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत की वजह से इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? मणिपुर को। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा था। ज्वेल ऑफ इंडिया। ज्वेल ऑफ इंडिया का मतलब हो गया भारत, ज्वेल मतलब ज्वेलरी। ठीक है, तो आभूषण बोल सकते हैं इसको। आभूषण का और भारत, अर्थात भारत का आभूषण। ठीक है, ज्वेल ऑफ इंडिया किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको किसकी संज्ञा दी थी? ज्वेल ऑफ इंडिया। आप देख लो कितना सुंदर है। मणिपुर को क्या कहा जाता है? भारत का आभूषण कहा जाता है। लेकिन फिलहाल की जो घटनाएं हैं मणिपुर को क्या कर रही हैं? थोड़ी शर्मसार कर रही हैं, क्योंकि इतना अच्छा इलाका, इतने बड़े बड़े इनको टैग मिले रखे हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, फिर भी यहाँ पे हिंसा हो रही है, तो ये थोड़ा अच्छा संकेत नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। तो ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई हिंसा तो आपको जानकारी मिल रही होगी, लेकिन हिंसा पता है सबको कि हिंसा हो रही है। हिंसा होने का कारण क्या है ये मैंने आपको बताए हैं कि हिंसा हो क्यों रही है। तो हमें अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना हमें पता होना चाहिए कि हिंसा होने के पीछे का कारण क्या है। इसके बाद हम देखें और जानकारी, तो मणिपुर पोलो खेल। अब देखो यहाँ पे जो पोलो आजकल जो चलता है ना, पोलो की टी शर्ट भी आती है, और जो पोलो गेम चलता है उसका जन्म विश्व में मणिपुर से ही हुआ है। ठीक है, ये मणिपुरी पोलो बोलते हैं वहां पे। जो विश्व में पोलो का जितना क्रेज है, जो पोलो का जो खेल था, सबसे प्राचीन खेल कहाँ पे उसके परिणाम है, वो प्रमाण है मणिपुरी पोलो। इसमें मणिपुर वाले क्या बोलते थे, वो घोड़े टाइप के ही होते हैं, वो इनका नाम तो बोलते हैं वहाँ की लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, साथ होते हैं दोनों तरफ, अपोजिट टीम में भी साथ और इधर वाली टीम में भी साथ। और वो क्या करते हैं, घोड़े पर बैठकर वो पोलो खेलते हैं। पोलो तो घोड़े पर बैठ के खेलो जाना जयपुर में,
पोलो वही तो होता है, घोड़ी पर बैठ के आप गिंडी ऊँ भी खेलना, गिंडी पकड़ पकड़ के ले जाओ, कौन भी रहो, सच्ची में पता है ना। पोलो क्या होता है, घोड़ी पर बैठना है, पोलो खेलोगा। हमारे जयपुर तो बहुत तगड़ा है, जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह, नाम सुना है। हाँ, पोलो का जो क्रेज है हमारे जयपुर में तो बहुत रहा है राजाओं में, ठीक है। बट जो पोलो का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ है, मणिपुरी पोलो से ही इंटरनेशनल लेवल पे जो आज अंग्रेज हैं, अंग्रेज ज़्यादा पोलो खेलते हैं, ठीक है। घोड़ा पर बैठूंगा, घोड़ा पर गेट की वो एक डंडियों सो लेंगा लट सो, और भी गुड़ा गुड़ा की गिंडी हूँ गोल करके आऊँगा, मतलब ओकी है वह। एक तो पैदल चालना की ओकी हो है, और एक घोड़ा पर बैठ की चालना की ओकी, तो या घोड़ी पर चालना की बैठना की ओकी है, कौन सो पोलो। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो पोलो चलता है उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, मणिपुरी पोलो ही उसका क्या है, मणिपुरी उसका जन्म स्थान है। अब देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज हो रही इधर। इसके बाद यहाँ पे मणिपुरी रग्बी खेल एक प्रसिद्ध है। मणिपुरी रग्बी खेल का कैसा होता है, मणिपुरी रग्बी खेल एक नारियल होगो, और एक नारियल मेरे कने भी नारियल ने खोसनो है, बस मैं भागूंगा भी नारियल ने लेकी, और चारों मेरे खोसने वाला भागना, बा गोल टाइप की होगी, तो ये क्या बोला, रग्बी। रग्बी बोलते हैं नारियल को, ठीक है। तो ये क्या है, नारियल जिसके पास होगा उससे छीनना, नारियल छीनने का खेल है रग्बी खेल। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, रग्बी। और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि मणिपुर अभी चर्चा में चल रहा है, तो ये पूछ सकता है कि रग्बी खेल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कहाँ का हो गया, मणिपुरी रग्बी। इसके अलावा यहाँ की पॉपुलेशन आपको मैंने बता दिया है मोटा मोटी, लगभग 27.2 लाख इनकी पॉपुलेशन है। कब की है, 2011 के जनगणना के अनुसार। लिटरेसी रेट है यहाँ पे, साक्षरता दर कितनी है, 79.2, मतलब ठीक ठाक ही है, बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे एक ये जो ज्योग्राफी में टॉपिक आता है लोकटक झील, झील वाले टॉपिक में लोकटक झील आती है। और लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, मणिपुर की फ्रेश वाटर झील है। कौन सी है, फ्रेश वाटर झील, ठीक है। ताजा पानी की प्रमुख झीलों में शामिल है, भारत की ताजा पानी की प्रमुख झीलों में शामिल है एक झील, कौन सी, लोकटक झील, जो कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ये जो मणिपुर का मैप है, मणिपुर में यहाँ पे स्थित है लोकटक झील, जो म्यांमार से सीमा लगती है। अब देखो लोकटक झील में क्या होता है, लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और उस उद्यान का नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है, केबुल लामजाओ, तैरता हुआ नेशनल पार्क। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, कौन सा, केबुल लामजाओ, जो कौन सी झील पे है, लोकटक झील पे। अब लोकटक झील में छोटे छोटे द्वीप है, भाई झील की होगी तैर कमाए, छोटा छोटा द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप तैर के चले जाते हैं, आज इधर कल उधर, ठीक है। ये छोटा छोटा ही, थोड़ा बड़ा ही भाई स्थायी रहे। तो जो तैरने जो द्वीप है, छोटे मोटे द्वीप है, उनको बोलते हैं वहां की लोकल भाषा में फुमदिस। क्या बोलते हैं, फुमदिस। और इन द्वीपों पे जो क्या है, फुनसांग नामक झोपड़ियां तैरती हुई मिलती हैं। ये झोपड़ियां बहुत प्रसिद्ध है। जब यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं तो ये जो क्या है, फुमदिस नामक द्वीपों पर कौन सी है, फुमसांग नामक की झोपड़ियां बनती हैं। इन झोपड़ियों में क्या है, रात को निवास करते हैं टूरिस्ट वगैरह। तो टूरिस्ट के लिए भी जो ये लोकटक झील क्षेत्र है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की इकोनॉमी काफ़ी इससे प्रभावित है। कौन सी से, लोकटक झील से। और मणिपुर संगाई महोत्सव होता है, कब होता है, नवंबर में मणिपुर संगाई महोत्सव होता है। मणिपुर संगाई महोत्सव के साथ एक चीज और बता देता हूं, मणिपुर में एक संगाई नाम के हिरण पाए जाते हैं। संगाई नाम के हिरण मणिपुर में ही पाए जाते हैं। कहीं कहीं संगाई बोलेंगे या संगाई भी लिखा होगा, ठीक है। तो संगाई नाम के हिरण स्पेशली कहाँ पे पाए जाते हैं, मणिपुर में। और उसी के नाम पे यहाँ पे मणिपुर संगाई महोत्सव होता है। हमारी क्लास हुई कंप्लीट। थैंक यू।